गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक बायोलॉजी का। यहाँ पे जो पार्ट नंबर 5 है आज हम पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। गाइस थोड़ा सा जो टॉपिक है ना, चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। सो इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा ना, 6th वाला पार्ट, इसमें हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और ये पार्ट 5 है अपना। ये चैप्टर बहुत बड़ा है। जब आप लोग कॉलेजेस वगैरह में कहीं भी और भी पढ़ोगे ना, सो ये मैक्सिमम 10 डेज ले लेगा एक टीचर को कंप्लीट करने में। 10 डेज फॉर 1 आवर लेक्चर, ठीक है। सो ये बात ध्यान रखना, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर। आप देखोगे तो मोस्टली आपको 30 पेजेस का, 35 पेजेस का दिखेगा चैप्टर, और बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स भी हैं। सो इसके पहले जितने भी बाकी के 5 पार्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी 4 पार्ट्स है, सबके सब ऊपर आई बटन आ रही है, बायोलॉजी 12th ऐसा लिख के, वहां पे आप क्लिक कीजिए और चैप्टर 1 से लेके स्टार्टिंग से पूरा बायोलॉजी आप लोग को वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट है पूरी, सो वहां से आप लोग को पूरा रीड कर सकते हो। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, जरूर आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। चलो, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। चलो, सो अब इसके पहले जो भी हम लोग ने पढ़ा था चीजें, वो क्या थी कि भाई जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है, फिर फीमेल गैमेट होता है ये क्या होता है हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर उनका दोनों का रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, ठीक है। सो उनके रिप्रोडक्शन के बाद अभी फिर हम लोग ने मेल एंड फीमेल का जो फर्टिलाइजेशन के पहले का प्रोसेस था, वो सारी चीजें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं मेन टॉपिक फर्टिलाइजेशन, जिसके लिए ये सारी चीजें हम पढ़ रहे थे कि भाई गैमेट्स क्या होता है, गैमेट्स कैसे फॉर्म होता है, कहाँ फॉर्म होता है, उसके अंदर क्या होता है, ठीक है, सारा प्रोसेस क्या है, वो सब हमने एक लाइन से पढ़ा था। और किस लिए पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन सीख जाए कैसे होता है, इसलिए, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे। सो मेल गैमेट का नाम है स्पर्म, इस चीज को आपको याद रखना है, और फीमेल गैमेट का नाम है एग या फिर ओवम, ठीक है, या फिर ओवम, ठीक है, ये चीज याद रखना। दोनों का फ्यूजन होता है तो क्या क्रिएट होता है, जाइगोट बनता है। और ये देखो ध्यान से, यहाँ पे जो स्पर्म है ये भी हैप्लॉइड एन, यानी कि हैप्लॉइड, और ये भी एन, और जाइगोट बन जाता है 2n, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट दैट इज स्पर्म एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट दैट इज ओवम और एग, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये चीजें जो होती हैं यही होता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, यही होता है अपना यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को ही हम सिंगैमी बोलते हैं। सिंगैमी आप लोग ने फर्स्ट चैप्टर में मैंने अच्छे से बताया है कि क्या होता है। ये क्या होता है सिंगैमी, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट, ठीक है, यही होता है सिंगैमी। सो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सिंगैमी हो रहा है, यानी कि फर्टिलाइजेशन को हम और क्या बोलते हैं, सिंगैमी बोलते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा ट्रिक है। तो यही चीज वहां पर भी लिखी है, फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड होता है 2n। अब यहाँ पे एक चीज और आपको पता होगी कि जो चीजें डिप्लॉइड होती हैं उसको 2n लिखते हैं, और मतलब उसके अंदर कितने क्रोमोजोम हो गए, तो यहाँ पे 46 क्रोमोजोम हो गए, ठीक है। ये चीजें आपको थोड़ा सा पढ़ के रखनी है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे जो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, ये किसी भी मेमरी जो या फिर मैमल होते हैं ना, मैमल, उन मैमल्स के अंदर इंटरनली होता है, ठीक है। वो भी कहाँ पे, एम्पुला में। कहाँ पे होता है ये, एम्पुला में, मतलब जो भी यहाँ पे इंटरनली होता है, और उसके अंदर ये एम्पुला में होता है, ठीक है। और एम्पुला कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला होता है, और इसी एम्पुला के अंदर ये फर्टिलाइजेशन डन होता है। वो भी इंटरनली ही हुआ, क्योंकि बाहर नहीं होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और ये सब फीमेल सिस्टम में होता है। कभी ये मत बोल देना कि एम्पुला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट के पास होता है। एक ही बात है, चाहे ओविडक्ट बोलो चाहे फैलोपियन ट्यूब बोलो, ठीक है, एक ही बात होती है। सो इन्हीं के पास होता है एम्पुला, इसके पहले भी बता चुका हूं। और एम्पुला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है एम्पुला में, ठीक है। और फिर बाद में जो जाइगोट होता है ये डेवलप होता है, जाइगोट यहाँ पे फॉर्म हुआ था, ये डेवलप होता है आगे, और क्या फॉर्म करता है, एम्ब्रायो, ठीक है। एम्ब्रायो को हम एक और नाम से बुलाते हैं, जिसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट। आगे आप अच्छे से इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। सो एम्ब्रायो क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट ऐसा बोलते हैं। सिस्ट मतलब सेल, और ब्लास्टो यानी कि ब्लास्टुला, ठीक है। ब्लास्टुला इस वर्ड का मीनिंग होता है, ब्लास्टुला मतलब स्मॉल स्मॉल ऐसे ऐसे सेल, ठीक है, ऐसे सेल्स,
ठीक है, उसको हम ब्लास्टुला बोलते हैं। आगे आपको मिलेगा, टेंशन मत लो, डोंट वरी, ठीक है। सो जाइगोट जो होता है ना, ये डेवलप होता है एम्ब्रायो में, और बाद में एम्ब्रायो कहा जाता है यूटेरस के अंदर, और यहाँ पे फिर 9 मंथ तक ग्रोथ होता है, और बाद में अपना जो भी होना होगा वो हो जाता है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ के रखनी है। अब यहाँ पे हम ये फर्टिलाइजेशन के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, ठीक है। सो उससे पहले अब क्या होता है कि जो भाई अपना यहाँ पे स्पर्म है वो क्या करता है, इंटर करता है, यहाँ पे अंदर इंटर करना है इसे, ठीक है। इसको हम इसके हेड वाले पार्ट को यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर इसका एक्रोसोम होता है, ठीक है। इस एक्रोसोम में बहुत सारे ये हार्मोन्स और एंजाइम्स को अपने साथ लेके रखता है। यहाँ पे इसके माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। यहाँ इस हेड के अंदर क्या है, इसके हेड के अंदर क्रोमोसोम्स जो कि हैप्लॉइड एन है, ठीक है। ये सारी चीजें लेके ये अंदर आता है, इसको यहाँ तक पहुंचना है, ये जो ये वाला पार्ट है यहाँ तक इसे आना है, ठीक है। चलो अब हम अच्छे से देखते हैं। जब ये इस ओवम के पास आएगा ना तो ये क्या होगा, सबसे पहले ये किससे मीट करेगा, कोरोना रेडिएटा से, ठीक है। मतलब सबसे पहले यहाँ पे जितने भी यहाँ पे स्पर्म होते हैं टोटल 200 से 400 मिलियन स्पर्म में से, ठीक है। जैसे जैसे मतलब पेनिट्रेशन के टाइम पे जैसे वजाइना के पास पहुंचेंगे, सो ये 100 से नंबर में इनका हो जाता है, मतलब थाउजेंड्स या 2000 3000 इतने ही नंबर्स बचते हैं। फिर उसके बाद जब कुछ अंदर जाते हैं, कुछ मरते जाते हैं, जो वीक स्पर्म होते हैं वो मरते जाते हैं, और कुछ ही एम्पुला तक, यानी कि फीमेल का जो एम्पुला होता है वहां तक पहुंच पाते हैं। अब आपको पता है फैलोपियन ट्यूब कहाँ होता है, ओविडक्ट, वहां तक कुछ ही पहुंच पाते हैं, ठीक है। और जब पहुंचेंगे तो ये सारे के सारे ट्राई करेंगे कि इस एक ओवम के अंदर क्या करें, ये अंदर घुस पाए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सारे नहीं घुस पाएंगे, कोई एक ही घुस पाता है। क्योंकि जो यहाँ पे जोना पेलुसिडा है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जोना पेलुसिडा, ये लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, और ये ऐसे ऐसे हार्मोन रिलीज करती है ये जोना पेलुसिडा, जिसके वजह से कोई सिर्फ एक बार में एक ही ओवम घुसेगा, और उसके बाद जितने भी ओवम जितने भी स्पर्म होंगे वो सब के सब एक्सटर्नली आउटसाइड चले जाएंगे, एक भी नहीं बचते, ठीक है। सिर्फ एक ही अंदर जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। सो जाता कैसे ये समझते। तो सबसे पहले मीट करेगा कोरोना रेडिएटा से, जो कि सबसे आउटर लेयर है। इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ से एक्रोसोमल एंजाइम्स रिलीज होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कौन से एंजाइम्स, हियालुरोनिडेज एंजाइम्स होता है, वो रिलीज होता है, इसके अंदर जाता है, इसे ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद फिर कोरोना जो यहाँ पे पेलुसिडा है, ये वाली यहाँ पे लेयर है, इस लेयर के पास आने से पहले बहुत सारी ये एक्रोसोम जो होता है स्पर्म का, ये बहुत सारी चीजें रिलीज करता है, और रिलीज करने के बाद इस लेयर को भी हल्का सा ब्रेक करता है, और ब्रेक करके फटाक से अंदर आता है, और ये जोना पेलुसिडा थोड़ा सा ओपन होता है बस कि ये स्पर्म अंदर आ सके। जो सबसे मोस्ट पावरफुल स्पर्म है वही कोरोना रेडिएटा को ब्रेक कर पाता है, और जोना पेलुसिडा इस लेयर के पास पहुंच पाता है। जो स्पर्म इस लेयर के पास पहुंच पाता है वही स्पर्म अंदर आ जाता है, ठीक है। और उसी को ये जोना पेलुसिडा एंट्री करने देता है, ठीक है। और जैसे ही एंट्री कर जाएगा ना, वैसे ही फटाक से जोना पेलुसिडा एक दूसरी लेयर बनाता है, जिसकी वजह से जो अदर यहाँ पे स्पर्म होंगे वो अदर स्पर्म बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगे, एंट्री नहीं ले पाएंगे, और अंदर फिर अपना फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनते ही जो कोरोना रेडिएटा है, बाकी एवरीथिंग की सारी बाहर चीजें डीजेनरेट हो जाती है, और फिर अपना जो भी है रिप्रोडक्शन होने लगता है। सो नाउ अब हम इस चीज को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आपको शायद अच्छे से समझेगा। चलो तो जो स्पर्म है यहाँ पे, सबसे पहले अभी स्पर्म देखो एंट्री करने वाला है, चीज को आपको ध्यान दें। देखो यहाँ पे हल्का सा छोटा छोटा स्पर्म है, और देखो ये यहाँ पैर से एंट्री करेगा, अभी अंदर एंट्री कर रहा है, एक ही देखो एंट्री करेगा। सो यहाँ पे स्पर्म क्या होता है, कुछ और ज्यादा नहीं, बस आफ्टर द स्पर्म पेनिट्रेट्स द सेकेंडरी oocytes completes meiosis 2 फॉर्मिंग द ओवम एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी। ये जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना, ये और कुछ नहीं है, हम लोग ने पढ़ा है ऑलरेडी कि जो अपना सेकेंडरी oocyte होता है, कहाँ पे, प्राइमोर्डियल सेल से बना था, वो सेकेंडरी oocyte का ओनली एंड ओनली मियोसिस 1 हुआ था। सो जैसे ही स्पर्म अंदर जाता है तो इसका क्या हो जाता है, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है, यानी कि सेल डिवीजन का मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। और ये कैसे बन जाता है, जाइगोट 2n कब बनता है, जब कभी भी स्पर्म अंदर जाएगा ओवम के पास, और दोनों में क्या हो जाएगा, फ्यूजन, ठीक है, तभी ऐसा होता है, और फिर पोलर बॉडी बनती है। हमने पढ़ा था कि जो ओवम होता है ये एक ऐसी पोलर बॉडी है वर्ल्ड की, जो कि सिर्फ ऐसी एक ऑर्गेनिज्म है, ऐसे एक ह्यूमन बींग्स के अंदर एक ऐसी बॉडी है जो कि पोलर है,
और बाकी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पोलर बॉडी नहीं पाई जाती है, सिर्फ ओवम होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, स्पर्म जो होते हैं एंड ओवम जो होता है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, स्वेल एंड फॉर्मिंग प्रोन्यूक्लिया। यहाँ पे दोनों तरफ देखो प्रोन्यूक्लिया फॉर्म हो गए। फिर उसके बाद जो प्रोन्यूक्लिया होता है ये अप्रोच करता है ईच एंड अदर माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स को, यानी कि स्पिंडल फॉर्म बनाता है माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। और फिर उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं ये इंटरमिक्स होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल के दोनों के क्रोमोजोम इंटरमिक्स होते हैं। आपने माइटोसिस पढ़ा होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन। अब ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज ये खुद अकेले 4 स्टेप है। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज, जिसमें से जो मेटाफेज होता है वहां पे क्या बनता है, स्पिंडल फाइबर। सो कुछ वैसा ही यहाँ पे स्पिंडल फॉर्म करता है ये, और स्पिंडल फॉर्म करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोजोम का यहाँ पे इंटरमिक्सन होगा। और जब इंटरमिक्स हो जाएंगे क्रोमोजोम तो क्या बनेगा, अपने को यहाँ पे प्रोवाइड होगा 2 एंड डिप्लॉयड, और हम इसे क्या बोलेंगे, जायगोट। ठीक है, ये बात ध्यान देना, ये सब स्पर्म जब अंदर जाता है इस ओवम के अंदर तब ऐसा होता है। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे और अच्छे से। चलो सो अब मैकेनिज्म पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट वन क्या है, मूवमेंट। अब हम एकदम बाहर से अंदर की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि जब अपना स्पर्म एंट्री करता है तब। ठीक है, सो मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स एग। ठीक है, सो अभी यहाँ पे फिलहाल क्या हुआ, कॉपुलेशन हुआ, और कॉपुलेशन के टाइम पे इजैकुलेशन होता है, यानी कि रिलीजन जो होता है, तो यहाँ पे इजैकुलेशन होगा। इजैकुलेशन के टाइम पे ही मेल से क्या रिलीज होता है, यहाँ पे स्पर्म रिलीज होता है। ठीक है, और ये जब स्पर्म रिलीज होता है ये इंटर करेगा कहाँ पे, वजाइना के अंदर, और वजाइना के थ्रू ये कहाँ जाएगा, यूटेरस से होते हुए, कहाँ से, यूटेरस से यहाँ से होते हुए, और कहाँ पे पहुंचेगा, फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला के पास। ठीक है, और एम्प्यूला में क्या बैठा रहेगा, एम्प्यूला में होगा अपना ओवम, और जिसके साथ अपना स्पर्म क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। ठीक है, सो ऐसे ये प्रोसेस सारा चलते रहता है। ठीक है, चलो तो अभी इन्हीं चीजों को हम समझते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, सारी चीजें स्पर्म के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है, इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेशन, यानी कि स्पर्म अगर ज्यादा कैपेसिटी वाला होगा तो ही वो क्या होगा, वजाइना को भी रीच कर पाएगा, वरना वजाइना तक भी स्पर्म पहुंच नहीं पाता है। कुछ अब वजाइना तक पहुंचते पहुंचते ही 50% स्पर्म जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं या डीमोटिलाइज्ड हो जाते हैं। जो यहाँ पे होता है, तो ये जो डीमोटिलाइज्ड है इसका मीनिंग होता है कि मोटाइल नहीं होना। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। मोटाइल मतलब मूव करना, सो स्पर्म डीमोटिलाइज हो जाता है, मतलब मूव करना ही बंद कर देता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो ये प्रोसेस होता है ये कम से कम 5 to 6 आवर का होता है, यानी कि वजाइना से एम्पुला तक पहुंचने का टाइमिंग 5 to 6 आवर है। इस चीज को समझना अच्छे से। ओके, फिर उसके बाद जो होता है यहाँ पे एक्रोजोमल जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये मेम्ब्रेन्स बहुत ही थिन पतले बन जाते हैं, और जो अपना टेल होता है इस स्पर्म का वो वी प्लैश मूवमेंट करता है। वी प्लैश मूवमेंट का मतलब होता है जैसे एक फिश मूव करती है वाटर के अंदर, कुछ ऐसे ऐसे। ठीक है, सो ऐसे स्पर्म अपना मूव करता है। ठीक है, सो हम लोग क्या बोलते हैं, वी प्लैश मूवमेंट। ओके, सो ऐसे जो अपना स्पर्म होता है ये मूव करते हुए एंट्री करता है। स्पर्म की जो स्पीड होती है ये 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट, 1 मिनट में इतने मिलीमीटर मूव करता है। सोचो खुद से, इतना पावरफुल ये स्पर्म है, एक ऐसी बॉडी जो खुद से मूव कर सकती है। खुद का अपना एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके पास, और ये कहाँ तक जाता है, ये स्पर्म वजाइना से होते हुए यूटेरस, और यूटेरस से ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है। और यूटेरस से कैसे रीच करता है, सो यूटेरस से एम्पुला तक का रास्ता ये किसके थ्रू करेगा, यूटेरस के थ्रू करेगा। ठीक है, सो यूटेरस कैसे पहुंचाता है उसे, यूटेरस की जो वॉल होती है ना वो कॉन्ट्रैक्शन करती है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्पर्म जो होता है वजाइना से कहां तक पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा एम्पुला तक। ओके नाउ, और जो इसका लाइफ स्पैन है यानी कब तक जिंदा रह सकता है, सो 24 से 48 आवर तक स्पर्म की लाइफ स्पैन होती है। ठीक है, और जो ओवम है इसका ओनली 24 आवर होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। नाउ अभी हम लोग सेकंड स्टेप अच्छे से यहाँ पे समझते हैं, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग। अब हमको ये देखना है, इसके पहले हमने क्या देखा था कि जर्नी देखी थी कैसे बाहर से अंदर तक। ठीक है, अभी हमको यहाँ पे देखना है कि अब स्पर्म पहुंच चुका है एग के पास, अब एग के अंदर कैसे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है। अब यहाँ पे ब्रेक हो रहा है सपोज, ठीक है, मतलब कैसे कैसे ब्रेक करेगा और कैसे कैसे पहुंचेगा, ये चीजें हमको समझनी है। तो अब आपको याद रखना अच्छे से। तो जैसे ही जो स्पर्म होता है ना, सपोज अगर ये एग है,
ये अपना समझ लो यहाँ पे ऐसी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही बाहर की लेयर जो होती है कोरोना रेडिएटा, उस कोरोना रेडिएटा को क्या करेगा, सबसे पहले ब्रेक करेगा। उसको ब्रेक करने के लिए एक हार्मोन है जिसका नाम है लाइसिन, ठीक है। क्या है, एक्रोसोम जो होता है हेड का, वो स्पर्म के पास हेड होता है जिसमें एक्रोसोम होता है, ठीक है। ये एक टैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एक्रोसोम लाइसिन को रिलीज करता है, और लाइसिन क्या रिलीज करता है, हियालुरोनिडेज, जिसको हम कहते हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। बोलने का मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो आप देख सकते हो अच्छे से प्रॉपर कोरोना रेडिएटा वाली जो लेयर है, उस कोरोना रेडिएटा वाली लेयर को ये ब्रेक करता है, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है। जो यहाँ पे ये कोरोना रेडिएटा है, इस लेयर को ब्रेक करने के लिए वो क्या रिलीज करता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एक्रोसोम रिलीज करता है। मतलब सारे हथियार अपना स्पर्म लेके चलता है, उसको पता है कि आगे क्या क्या होगा, ठीक है। सो यहाँ पे कोरोना रेडिएटा ये जो है, इसे ब्रेक करने के लिए, इस पूरी लेयर को ब्रेक करने के लिए क्या होता है इसके पास, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है। और जो कि ये क्या करता है, कोरोना रेडिएटा की वॉल को डीजेनरेट कर देता है, और फिर किसके पास रीच करता है, रीचेस टू जोना पेलुसिडा, ठीक है। यानी कि इस कोरोना रेडिएटा की लेयर को ब्रेक करके अपना स्पर्म किसके पास पहुंच जाएगा, अपना स्पर्म जोना पेलुसिडा के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट, जो जोना पेलुसिडा होता है ना, ये अब क्या करेगा, एक अच्छा खासा प्रोटीन रिलीज करेगा जिसका नाम है फर्टिलाइजिन। आपको एक ट्रिक बता दूं, किसी भी बायोलॉजिकल काउंट के नेम में अगर लास्ट में इन आया तो आपको समझ जाना है कि वो और कुछ नहीं, वो है प्रोटीन, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना। अगर समझ लो एज लाइक ग्लूकोज, एस ऐसा वर्ड आएगा ना, समझ जाना कि वो कुछ और नहीं, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है वो, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये ट्रिक है याद करने के, मतलब आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि यार प्रोटीन क्या होता है, कौन है, और कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। ये इन आया प्रोटीन, एसी या एसई ऐसा आया ना, तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है। लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, ये सारी चीजें क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। चलो, तो अभी हम आगे और देखते हैं यहाँ पे। सो जो फर्टिलाइजिन है, ये क्या होता है, एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। ये न्यूट्रलाइज, तो अभी देखो यहाँ पे ध्यान देना, फर्टिलाइजिन यहाँ पे जैसे ही अपना स्पर्म जोना रेडिएटर को, यहाँ पे कोरोना रेडिएटर को ब्रेक किया और यहाँ पे जोना पेलुसिडा के पास पहुंचा, वैसे ही अब ये पहुंचेगा ना जैसे ही, सो ये जोना पेलुसिडा अंदर जाने देगा क्या उसको, नहीं, पहले उसको टेस्ट करेगा कि भाई ये पावरफुल है कि नहीं है। और एक टेस्ट के बाद जब पता चला कि पावरफुल है, सो क्या होगा, स्पर्म फटाक से उसको टेस्ट करने का ना टाइम ही नहीं देगा, पावरफुल वाला स्पर्म, ठीक है। वो जल्दी से अपने अंदर से रिलीज करेगा दूसरा एंटी फर्टिलाइजिन। अब देखो, ये जो जोना पेलुसिडा है, इसके पास क्या होता है, फर्टिलाइजिन होता है। सो अपना स्पर्म क्या करेगा, एंटी फर्टिलाइजिन रिलीज करेगा। इतना दिमाग इसके पास, वायरस का एंटीवायरस लेके चलता है, ठीक है। सो ये फटाक से क्या करेगा, एंटी फर्टिलाइजिन रिलीज करेगा, और एंटी फर्टिलाइजिन यहाँ पे एक अच्छा खासा बॉन्डिंग बनाएगा और उस बॉन्डिंग के थ्रू स्पर्म अपना अंदर घुसेगा, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है। सो यहाँ पे क्या होगा, एंटी फर्टिलाइजिन अपना प्रोटीन जो होता है वो स्पर्म रिलीज करता है, और यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, इंटरेक्शन, एक रिएक्शन होता है किसका, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन का यहाँ पे रिएक्शन होता है, जिसे हम फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन इंटरैक्शन भी बोलते हैं इसे। तो फर्टिलाइजिन कौन रिलीज करता है, जोना पेलुसिडा। सो इसको क्या न्यूट्रलाइज करने के लिए या यहाँ पे एक अच्छी खासी रिएक्शन या बॉन्डिंग बनाने के लिए एंटी फर्टिलाइजिन रिलीज करता है स्पर्म, और फिर यहाँ पे जोना पेलुसिडा के पास क्या हो जाता है, अच्छा खासा इंटरैक्शन, और स्पर्म अंदर घुस जाता है, ठीक है। ये इनहांस करता है फिलहाल फर्टिलाइजेशन को। ये जो प्रोटीन होता है, इससे दोनों को, ओवम को भी स्पर्म को भी पावर मिलती है, और जिससे कि अपना फर्टिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो पाता है, ठीक है। सो ये चीजें आपको समझ के रखनी है, और इसीलिए हम इस रिएक्शन को कॉम्पैटिबिलिटी रिएक्शन भी बोलते हैं, यानी कि ये अच्छाई के लिए हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर ये रिएक्शन होगा तो दोनों को पावर मिलेगी और अच्छे से फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, ठीक है। सो अब तक कौन सी वॉल, यहाँ पे जोना जो पेलुसिडा है ये ब्रेक हुई है। अब इसके बाद किसका नंबर होगा, तो इसके बाद अब नंबर होगा विटेलिन मेम्ब्रेन का। किसका नंबर होगा यहाँ पे, विटेलिन मेम्ब्रेन। और मैं बता दूं ना यार, ये जो विटेलिन मेम्ब्रेन होती है ना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये पेरीविटलाइन स्पेस, ये भी दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मेम्ब्रेन्स होती है।
ठीक है, इन चीजों को आपको थोड़ा सा समझ के रखना है, सॉरी, ठीक है। तो ये जो विटलिन मेम्ब्रेन है और ये पेरीविटलिन स्पेस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके बारे में आपको समझ के रखना है, ठीक है। चलो अभी हम यहाँ पे देखेंगे एक्रोसोमल रिएक्शंस के बारे में। अब देखो यहाँ पे काम बनेगा नहीं। अब स्पर्म को पता है कि जितना भाई हमारे पास हेड था, हमने अपने हेड से कोरोना रेडिएटा को तोड़ा, हमने अपने हेड से जोना पेलुसिडा को थोड़ा सा ब्रेक किया, पर जोना पेलुसिडा अभी भी है, ऐसा नहीं कि भाग जाता है, हल्का सा ब्रेक होके फटाक से, मतलब कुछ ऐसा होता है। सपोज देखो यहाँ पे ये अपना ओवम है, जोना पेलुसिडा की लेयर, और यहाँ से स्पर्म अंदर आता है, तो ये हल्का सा ओपन होगा जोना पेलुसिडा, और ये फट से अंदर आएगा और फिर से जोना पेलुसिडा बंद हो जाएगा, ठीक है। सो जोना पेलुसिडा डीजेनरेट नहीं होता है। जोना यहाँ पे जो कोरोना रेडिएटा है ना, ये क्या होता है, ये अपना डीजेनरेट होता है। जोना पेलुसिडा डीजेनरेट नहीं होता है। जोना पेलुसिडा रास्ता देता है स्पर्म को अंदर आने के लिए, बट उसके लिए क्या होता है, ये पहले उसको रोकता है, फर्टिलाइजिंग हार्मोन रिलीज करके रोकता है। तो ये स्पर्म क्या करता है, दिमाग लगा के अपना एंटी फर्टिलाइजिंग रिलीज करता है, और दोनों में एक इंटरेक्शन होता है और फटाक से स्पर्म अंदर आता है, ठीक है। बट अंदर आने के बाद इसके पास एक और लेयर से इसे भिड़ना पड़ेगा, जिसका नाम है विटलिन मेम्ब्रेन, ठीक है। ये चीजें आपको समझ के रखनी है। नाउ अभी हम यहाँ पे देखेंगे एक्रोसोमल रिएक्शन, क्योंकि अब भाई विटलिन मेम्ब्रेन से मिलना है, सो अब यहाँ पे एक्रोसोम का रिएक्शन होगा, क्योंकि हेड बहुत दिमाग वाला है। ये जो हेड था स्पर्म का ऐसे था, और यहाँ पे ये उसका अंदर का पार्ट, और ये बाहर से ये है अपना क्या, जो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ऊपर का, ये क्या है, ये है एक्रोसोम, और यहाँ से सारी चीजें रिलीज हो रही थी। हमने पढ़ा था जब हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा था एक्रोसोम के बारे में। सो एक्रोसोम के पास होता है एक्रोसिन या फिर लाइसिन नाम का हार्मोन, जो कि ब्रेक करने का काम करता है। सो ये हेल्प किया था अपने को जोना पेलुसिडा को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान देना अच्छे से। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि जब ये ब्रेक कर देगा तो स्पर्म अंदर जाएगा, और स्पर्म कैसे, देखो इतना बड़ा होता है, ठीक है, ऐसे, सो ये अंदर जाएगा। सो मेन चीजें ये समझनी है कि जोना पेलुसिडा को ब्रेक करने के बाद कौन कौन सी, ये पूरी स्पर्म में से क्या क्या अंदर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ और सिर्फ स्पर्म का जो हेड होता है, जिसके पास न्यूक्लियस है, मेन चीज तो न्यूक्लियस है ना यार, जिसके पास क्रोमोसोम है, उसी चीज को तो स्पर्म के पास, ओवम के पास पहुंचाना है, ठीक है। सो इसीलिए हेड का जो न्यूक्लियस है वो जाएगा। दूसरी बात, जो सेंट्रियोल्स होते हैं, यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स है, क्योंकि ये पोलर बॉडी बाद में बनाएंगे, इसके लिए ये सेंट्रियोल्स भी जाएंगे, और यही सिर्फ एग के अंदर एंटर कर पाते हैं। बाकी सारी चीजों को जोना पेलुसिडा आउटसाइड कर देता है, लाइक टेल एंड वो माइटोकॉन्ड्रिया जो था, उन सब का अब कोई काम नहीं है। तो इन्हें यहीं पर से बाहर भगा दिया जाता है, बोलता है अब तुमने बहुत साथ दिया, अब लौट जाओ, ठीक है। सो ये चुपचाप चले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना सा पार्ट अंदर जाता है, सेंट्रियोल्स जो कि पोलर बॉडी बनाएगा, और ये हेड न्यूक्लियस जो कि इसके पास क्रोमोसोम होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि जो प्री विटलिन स्पेस होता है, वो मैंने आपको दिखाया था ना उस डायग्राम में, प्री विटलिन स्पेस, ठीक है। प्री विटलिन ये जो स्पेस है यहाँ पे, ये प्री विटलिन स्पेस यहाँ पे क्या होता है, क्रिएट होता है, और ये क्रिएट होने के बाद क्या करता है, डीएक्टिवेट कर देता है उन रिसेप्टर को। देखो यहाँ पे एक चीज और आपको बता दूं कि जो ये जोना पेलुसिडा था ना, इसके पास रिसेप्टर थे। रिसेप्टर क्या करता है, किसी चीज को पकड़ के रखता है। जिससे कि अभी कोरोना वायरस फैला है, और ये कोरोना वायरस क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर घुसता है और अपने बॉडी के रिसेप्टर से जाके चिपक जाता है, और रिसेप्टर भी क्या करते हैं, इस वायरस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने पास कोई इसकी एंटीबॉडी नहीं है इसके लिए, ठीक है। सो जोना पेलुसिडा के पास रिसेप्टर होता है, और वो रिसेप्टर रिसेप्ट कर लेता है, यानी कि अपने पास चिपका लेता है स्पर्म को, ठीक है। सो ये जोना पेलुसिडा का काम है, ठीक है। सो जो यहाँ पे जोना पेलुसिडा है ना, ये क्या करेगा, ये इसके पास जो रिसेप्टर होते हैं, इनको प्री विटलाइन स्पेस क्या करता है, डीएक्टिवेट कर देता है, और डीएक्टिवेट होने के बाद प्री विटलाइन स्पेस क्रिएट होता है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे समझनी है। और ऐसा क्यों होता है, अगर रिसेप्टर एक्टिवेटेड होगा तो बहुत सारे स्पर्म अंदर आते रहेंगे, बहुत सारे स्पर्म अंदर आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा है, चलो फर्स्ट रैंक वाला तो अंदर जाएगा ही, बट सेकंड रैंक वाले के पास भी तो थोड़ी सी पावर है, वो भी तो अंदर आ सकता है। तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ट्विंस वगैरह बनने लगेंगे, ठीक है। सो ऐसा ना हो, यानी कि पॉलीस्पर्मी, पॉली मतलब बहुत सारी, स्पर्म मतलब स्पर्म, तो बहुत सारी स्पर्म अंदर इंटर नहीं करना चाहिए। इसके लिए जोना पेलुसिडा डीएक्टिवेट कर देता है अपने अंदर के रिसेप्टर को, ठीक है। और इसकी वजह से एक प्री विटलाइन स्पेस क्रिएट होता है, और ये स्पेस के वजह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक प्री विटलाइन स्पेस क्रिएट होता है, और ये स्पेस की वजह से बहुत सारे स्पर्म बाहर ही रह जाते हैं, इस अंदर यहाँ पे विटलाइन मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आ पाते, जहाँ पे अपना पोलर बॉडी और जर्मिनल वेसिकल्स है,
ठीक है। सो ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी एक्रोसोमल रिएक्शंस के बारे में। चलो अब हम देखेंगे एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है भाई, ये क्या होता है, मतलब अभी तक अपना स्पर्म एक्टिवेटेड नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि जब हमने देखा था ओवरी का स्ट्रक्चर, वहां पे हिस्टोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर देखा था पार्ट नंबर 2 की 3 में। ठीक है, सो वहां पे क्या था, प्राइमोर्डियल सेल था। प्राइमोर्डियल सेल सबसे पहले प्राइमरी सेल बना, प्राइमरी सेल से ये बना सेकेंडरी सेल, फिर यहाँ से टर्सरी सेल, फिर यहाँ से क्या हुआ, अपना oocyte रिलीज हुआ। ठीक है, ऐसे हुआ था। बट यहाँ पे जब ये सेकेंडरी टर्सरी सेल था, यहाँ पे हुआ था मियोसिस 1। ठीक है, मियोसिस 1 हो गया, तो अभी मियोसिस 2 बाकी है। ठीक है, मियोसिस 2 होना बाकी है। और जब किसी भी चीज का मियोसिस 2 हो जाता है तो वही हम बोलेंगे कि इसका कंप्लीट एक्टिवेशन हुआ है और कंप्लीट यहाँ पे सेल डिवीजन या ग्रोथ हुआ है। ठीक है, सो एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म यानी कि क्या, जब भी कभी भी, यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, जब भी कभी भी ओवम जो होता है ड्यूरिंग और बिफोर, मोस्टली बिफोर, ठीक है, बिफोर द फर्टिलाइजेशन, जो यहाँ पे स्टेज होता है वो मेटाफेज 2 पे होता है ओवम। मेटाफेज 2 क्या होता है, ये मियोसिस 2 का फेज है। मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होता यहाँ पे, मियोसिस 2 का सेकंड फेज मेटाफेज है, प्रोफेज के बाद आता है। ठीक है, मेटाफेज आपने 11th में इसके बारे में पढ़ा है। सो ओवम अपना मेटाफेज 2 में होता है फर्टिलाइजेशन के पहले। और जैसे ही स्पर्म इसके अंदर इंटर करता है, हेड ऑफ द स्पर्म जैसे ही इंटर करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, विटलिन मेम्ब्रेन जो होती है ना, विटलिन मेम्ब्रेन, इसका होता है डिवीजन। और ये पूरी के पूरी डिवीजन के बाद 2 पार्ट्स में हो जाती है विटलिन मेम्ब्रेन। हमने देखा था विटलिन मेम्ब्रेन कैसी थी। ठीक है, सो विटलिन मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या हो जाती है, ये 2 पार्ट्स में हो जाती है और यहाँ पे मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है। तो जब तक स्पर्म अंदर नहीं जाएगा तब तक ओवम आधा अधूरा ही रहने वाला है, कभी भी फर्टिलाइज या प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो स्पर्म का हेड जैसे ही पहुंचता है तो वहां पे मियोसिस 2 हो जाता है कंप्लीट। और यहाँ पे अब ओवम टोटली कंप्लीट हो चुका होता है, यानी कि अभी भी फ्यूजन नहीं हुआ है, अभी भी सिर्फ और सिर्फ स्पर्म क्या हुआ है, विटलिन मेम्ब्रेन के अंदर गया है, जोना कोरोना रेडिएटा और उसके बाद जोना पेलुसिडा, फिर विटलाइन स्पेस, इन सब को क्रॉस करते हुए अभी तक सिर्फ और सिर्फ स्पर्म अंदर पहुंचा है, अभी भी फ्यूजन नहीं हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान देना, क्योंकि जैसे ही पहुंचा है वैसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये चीज समझना। और इसी स्टेज में जो ओवम होता है वो ट्रू ओवम बनता है। ट्रू यानी कि अब हम उसे परफेक्ट ओवम या एग कह सकते हैं कि हाँ भाई ये है अपना एक्टिवेटेड ओवम। ठीक है, जो फर्टिलाइज हो सकता है, यानी कि जब तक स्पर्म अंदर विटलिन मेम्ब्रेन के पास तक नहीं पहुंच गया तब तक हम उसे कभी भी एक्टिवेटेड या कंप्लीटेड ओवम नहीं कह सकते। अब यहाँ पे होगा फ्यूजन, जैसे ही ओवम कंप्लीट हुआ उसके बाद क्या होगा, फ्यूजन ऑफ एग थ्रू दी स्पर्म। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमको अच्छे से पढ़ना है, सिंपल सी बात है। द कवरिंग ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई डीजनरेट अलाउिंग द क्रोमोसोमल पेयरिंग। वही सिंपल सी बात है कि आप क्रोमोसोमल मतलब जो यहाँ पे है पेयरिंग होने वाली, यानी कि मेल एंड फीमेल का जो क्रोमोसोम्स है वो भी मिक्स होने वाले हैं। ठीक है, और इसी की वजह से यहाँ पे क्या होगा, सिनकारियन होगा। सिनकारियन मतलब 2 न्यूक्लियस का मिलना, कार्यो मतलब होता है मिलना। ठीक है, न्यूक्लियस होता है, कार्यो मतलब होता है न्यूक्लियस, और सिन SYN मोस्टली इस वर्ड का मीनिंग होता है मतलब ज्वाइंट चीजों के लिए, मतलब कोई भी चीज जो मिलती है उनके लिए। सो कार्योन मीन्स न्यूक्लियस का मिलना। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मेल एंड फीमेल का क्रोमोसोम पेयर में आएगा यानी कि सिनकारियन हो रहा है, यानी कि 2 न्यूक्लियस अच्छे से मिल रहे हैं। और बाय द प्रोसेस ऑफ सिंगैमी, सिंगैमी या फिर कार्योगामी, कार्योगामी क्यों बोल रहा हूँ, गैमी मीन्स मिक्सचर यानी कि मिक्स होना, और कार्यो मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मिक्स होना, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, क्रोमोसोम, सो क्रोमोसोम का मिक्स होना। और जैसे ही ऐसे मेल और फीमेल गैमेट्स का जो क्रोमोसोम होगा उसी मतलब विटलिन मेम्ब्रेन के अंदर, यहाँ पे देखो ये क्या था, ये अंदर यहाँ पे ऐसे कुछ बना था। बाहर की सबसे जो लेयर है ये है अपनी कोरोना रेडिएटा, ये है अपनी यहाँ पे जोना पेलुसिडा, ये जो बीच का स्पेस है इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इस स्पेस को विटलिन स्पेस। और अंदर हम पहुंच गए स्पर्म अपना अंदर, यहाँ पे है फीमेल न्यूक्लियस और ये पहुंच गया स्पर्म अंदर। अब क्या होगा, दोनों का फ्यूजन। जब दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा जो कि डिप्लॉयड होगा। ठीक है, इस चीज को आपको समझ के रखना है, जो कि डिप्लॉयड रहेगा। ठीक है, अब जाके कहीं बना है अपना जाइगोट अच्छे से, यानी कि यहाँ पे जाइगोट बन गया, यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज डन। ठीक है,
यहाँ तक हमने अच्छे से डीप में पढ़ा। मतलब हुआ क्या कि वही वजाइना से जब भी कॉपुलेशन हो रहा था, कॉपुलेशन के टाइम पे स्पर्म रिलीज हुआ मेल के थ्रू, और स्पर्म फिर अंदर आया, अंदर आते आते अच्छी खासी उसने जर्नी कवर की, यूटेरस से फैलोपियन ट्यूब तक एम्पुला के पास आया, एम्पुला के पास यहाँ पे एग बैठा है, एग की सबसे बाहर की लेयर जो कोरोना रेडिएटा को ह्यालुरोनिडेज इस एसिड इस एंजाइम से ब्रेक किया बेचारे ने, ब्रेक करके फिर पहुंचा किसके पास, जोना पेलोसिडा के पास, जोना पेलोसिडा को ब्रेक किया, फिर उसके बाद आया विटलिन स्पेस में, यहाँ पे विटलिन स्पेस में थोड़ा सा इसने अपनी एक्शंस परफॉर्म की, और फिर उसके अंदर ये घुस गया कहाँ पे, सिंपल सा ओवम के पास। अब यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूजन, दो न्यूक्लियस का, दो जो यहाँ पे प्रो न्यूक्लियस है इनका क्या हुआ, फ्यूजन, और फ्यूजन होते ही क्या बन गया, इंस्टेंटली तुरंत जाइगोट बन जाता है। ठीक है तो इस चीज को आपको समझ के रखना है, यहाँ पे अच्छे खासे कवर हुए जाइगोट बन गया। अब इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सो ये था अपना डीप नॉलेज विद दी फर्टिलाइजेशन। मतलब बहुत अच्छा इंटरेक्शन था, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग का भी हमने बहुत सारी चीजें सीखी। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी चीजें देखेंगे। जो जाइगोट है, अब यहाँ से जर्नी स्टार्ट होगी एम्ब्रायो बनने की। जाइगोट बनेगा एम्ब्रायो, एम्ब्रायो बनेगा बेबी। ठीक है, इस चीज को हमें समझना है। अब कैसे जाइगोट की जर्नी, अभी तो सिर्फ हम एम्पुला में ही है, यानी कि जो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सपोल एम्पुला है। ठीक है, यहाँ पे ओवरी होती है, ऐसे ओवरी होती है, और यहाँ पे एम्पुला है, एम्पुला से अभी हमें यहाँ यूटेरस में आना है। ठीक है, सो अभी हम एम्पुला में ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, सो अभी हमें आने में 10 डेज लग जाएंगे। कितने डेज लगते हैं, 10 डेज। जिस दिन फर्टिलाइजेशन होता है उसके 3 डेज तक तो कुछ होता ही नहीं है, फिर उसके बाद 4th डे से कुछ होना स्टार्ट होता है, क्योंकि 3 डेज तक तो अंदर ही अंदर, जाइगोट के अंदर ही अंदर क्या होते रहता है, डिवीजन, क्योंकि जाइगोट 10 होता है और अंदर ही अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है। अब एक भी मियोसिस डिवीजन नहीं होगा, पूरे बॉडी में मियोसिस नहीं होगा। ठीक है, कब होगा मियोसिस, जब अब स्पर्म फॉर्म होना होगा तभी। अगर मेल होगा तो स्पर्म फॉर्म होना होगा, जो जाइगोट होगा अगर वो मेल रहा तो स्पर्म फॉर्म होगा, अगर फीमेल रहा तो ओवम फॉर्म होगा। ठीक है, क्रिएट होगा। तो अब इसी टाइम पे सिर्फ मियोसिस होगा, बिकॉज मियोसिस ओनली जर्म सेल में होता है, जिससे जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेशन कौन करता है, स्पर्म एंड ओवम करते हैं। ठीक है, क्योंकि यही गैमेट होते हैं। ठीक है, सो माइटोसिस जो होगा, माइटोसिस अभी होगा सिर्फ क्योंकि इससे हमारे स्किन क्रिएट होती है। तो अब जाइगोट से एम्ब्रायो बनाना है। सो यहाँ पे 3 दिन तक सिर्फ और सिर्फ इंटरनल डिवीजन होते रहता है जाइगोट का, फिर वहां से जाइगोट ट्रेवल करके यूटेरस में आता है, फिर यूटेरस में यहाँ पे इसका इम्प्लांटेशन होता है, और इम्प्लांटेशन होने के बाद जाके कहीं फिर अच्छे से मतलब बेबी 9 मंथ तक क्रिएट होती है। सो नाउ अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि जो जाइगोट है इसके अंदर का क्लीवेज, क्लीवेज मतलब होता है ब्रेक करना, अंदर ही अंदर फाड़ना या ब्रेक करना। ठीक है, सो जाइगोट अपने आप को क्लीवेज करता है, ब्रेक करता है, और किन पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, जिनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। याद रखो इस नाम को, अभी इसकी डायग्राम दिखाऊंगा। ठीक है, सो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। यानी कि ब्लास्टोमियर में ये जो जाइगोट है, अब जाइगोट सपोज फ्यूजन हुआ और जाइगोट बन गया। फ्यूजन देखो यहाँ पे चीज और आपको बता दूं, जैसे ये यहाँ पे फ्यूजन हुआ ना इस चीज का यहाँ पे, सो ये बाकी की सारी बाहर की चीजें तुरंत के तुरंत डीजेनरेट हो जाती है, बाहर गायब हो जाती है, और एक सिर्फ यहाँ पे जाइगोट बचता है। ठीक है, और जाइगोट के अंदर क्या होता है, एक ही चीजें बचती है, ये ऐसे डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ठीक है, और ये फिर ब्रेक होना स्टार्ट होता है। ठीक है, सो ब्रेक होकर ये क्या बनाएगा, ब्लास्टोमियर बनाएगा। अब आप समझ सकते हो, सपोज मैंने बोला ये है अपना जाइगोट, ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये है अपना जाइगोट। ठीक है, ये जो कि 2n है। ठीक है, सो ये क्या होगा अभी यहाँ पे, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है ये ब्रेक होगा माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, और ब्रेक होके क्या क्रिएट करेगा, ब्लास्टोमियर बनाएगा, जो कि कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। तो 2 ब्लास्टोमियर यहाँ पे ये क्रिएट करने वाला है। ठीक है, सो ये चीजें होती है इस जाइगोट के बाद। अभी हम इसके बारे में डीप में अच्छे से पढ़ेंगे, बट उससे पहले 3 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस और राइट एनी 2 से 3 सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये फटाफट पढ़ लेते हैं, तो ये अभी यार बच्चे ही बता देंगे फटाफट क्या होता है। सो इसमें क्या हुआ था, हमने देखा कि ओवम पहले इमेच्योर था, मियोसिस 2 क्योंकि नहीं हुआ था। मियोसिस 2 कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि मैच्योरिटी ऑफ ओवम किसके ऊपर डिपेंड है, स्पर्म के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे है, यहाँ पे डिप्लॉयड क्रोमोसोम फॉर्म होता है, बिकॉज उसके पहले सबके सब हैप्लॉयड होते हैं, और सिंगेमी क्या होती है, स्टोर्ड होती है। इसके पहले क्या था कि नॉर्मल सब कुछ था, बट जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है
तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑकर होता है विद द टू पेरेंट्स, और इसी की वजह से हर एक बॉडी में क्या होती है, वेरिएशंस आती है, यानी कि दुनिया में हर एक इंसान सेम सेम नहीं दिखते, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग का जो यहाँ पे जेंडर है वो भी डिटरमाइन होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही। अब देखो थोड़ी सी आपको एक चीज दिखा दूं, जैसे ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे अपना फर्टिलाइजेशन हुआ वैसे यहाँ पे देखो अब हुआ होगा एक कंडीशन कि क्या पता भाई क्या आया होगा, मेल के पास XY क्रोमोसोम, फीमेल के पास XX क्रोमोसोम। अब जैसा जिसका फ्यूजन हुआ होगा उसके ऊपर डिपेंड है कि जेंडर क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा, इसी टाइम पे डिसाइड होता है, यही वो टाइम होता है जब डिसाइड होता है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। और जाइगोट जैसे ही बन जाता है सो इसके अंदर 2n हो जाते हैं। 2n मतलब या तो एक X होगा या तो दूसरा भी X होगा, या तो फिर एक X होगा या तो फिर एक Y होगा। अगर XY है तो मेल है, अगर XX है तो फीमेल है। सो ये जाइगोट के अंदर ऐसा हो जाता है और फिर जाइगोट डेवलप होता है, ठीक है। सो ये सब डिपेंड करता है मेल के Y क्रोमोसोम के ऊपर, यानी कि मेल के ऊपर डिपेंड करता है कि जेंडर कैसा होगा, ना कि फीमेल के ऊपर, बिकॉज फीमेल के पास तो दोनों के दोनों XX क्रोमोसोम ही होते हैं और मेल के पास तो अलग अलग है। अगर Y क्रोमोसोम गया तो ही मेल बनेगा वरना फीमेल, ठीक है। सो ये चीजें आपको समझ के रखनी है। सो देखो वहां पे बना था ब्लास्टोमियर। सो ब्लास्टोमियर के बारे में हम समझ लेते हैं। आफ्टर सम टाइम्स लाइक 12 to 30 आवर्स या 15 आवर्स के बाद ये बाहर का जो चीज दिख रहा है ये आपका जाइगोट है, ऊपर नीचे पोलर बॉडी बन गई और अंदर का जो न्यूक्लियस है देखो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। तो यहाँ पे कितने ब्लास्टोमियर बने, दो ब्लास्टोमियर बने, एक इधर एक इधर, ठीक है, ये दो ब्लास्टोमियर बने। उसके बाद 24 से 30 आवर 45 आवर्स में क्या होता है, अंदर ही अंदर ये ब्लास्टोमियर अब डिवाइड होते रहेगा, अंदर ही अंदर 2 से 4, 4 से 8। सो ये हो क्या रहा है भाई, ये क्या, और जाइगोट है ये 2n का 2n ही रहेगा। सो 2n का डिवीजन 2n में ही हो रहा है, फिर ये 2n से फिर से 2n ऐसे बनते जा रहे हैं। तो ये कौन सा डिवीजन है, ये माइटोटिक डिवीजन है, क्योंकि मियोसिस में तो 2n का nn हो जाता, तो यहाँ पे माइटोसिस है बिकॉज इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स कांस्टेंट। ये ऐसा सिर्फ माइटोटिक डिवीजन में होता है। सो इस चीज को आपको समझ के रखना है। फिर ऐसे देखो यहाँ पे 8 सेल बॉडी बन गई, और ये 8 सेल बॉडी को हम मोस्टली कभी कभी इम्ब्रायो भी बोलते हैं, या मॉर्यूला जो होता है ना, मॉर्यूला, इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्ब्रायो भी बोला करते हैं। आगे चल के इसका डेवलपमेंट होता है और कुछ ऐसा ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट मतलब क्या, इम्ब्रायो, ठीक है। इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर देखो यहाँ पे हल्की सी कैविटी आ गई, यानी खाली जगह, और बाहर देखो यहाँ पे टैप लाइक स्ट्रक्चर के सेल बन गए, बॉक्स में देखो बने हुए, जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल सा अपना सेल है, ठीक है। ट्रोपोप्लास्ट की लेयर आप बोल सकते हो, ट्रोफोब्लास्ट हम इसे बोलते हैं, जो कि देखो टैप लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो सेल्स बने हैं, टैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सेल्स, ये क्या है, ये मॉर्यूला के सेल्स थे, ये मॉर्यूला के सेल्स होते हैं, और इसके अंदर जो रेड सेल है इसे हम इनर सेल मास बोलते हैं, और यही इनर सेल मास से क्या बनती है, बेबी वगैरह क्रिएट होती है, या अम्बिलिकल कॉर्ड बनता है, ठीक है। चलो अब हम आगे इन्हीं के बारे में डीप में अच्छे से पढ़ते हैं, क्लीवेज के बारे में, यही चीज पढ़ना है। सो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। भाई अपना जाइगोट तो बन चुका है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन भी हो गया और अपना जाइगोट भी बन गया। अब एम्ब्रायो कैसे बनेगा हम ये समझने वाले हैं, और एम्ब्रायो के बाद फिर उसका 9 मंथ तक ग्रोथ कैसे होगा। यानी कि अभी भी हम कहाँ पे है, अभी भी हम एम्पुला में है। कहाँ है, अभी भी एम्पुला में, अभी भी हम यूटेरस में नहीं आए हैं। यूटेरस में कब आएंगे, जब बेबी का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अब वो रेडी हो जाएगा बेबी 9 मंथ तक के लिए, ठीक है। तो अभी भी हम एम्पुला में है, ठीक है। अभी भी कोई भी जो जाइगोट का साइज है वो कम ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज अभी भी जो जाइगोट है उसके इंटरनल डिवीजन हो रहे हैं, यानी कि जो जाइगोट था उसके अंदर का डिवीजन हो रहा है। जो अंदर है ना, अंदर ये यहाँ पे ब्लास्टोमियर बन रहा है, नाम याद रखो, जिससे मैं जब बोलूं उस वर्ड को तो आप इमेजिन कर सको कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो ये ब्लास्टोमियर है यहाँ पे, ठीक है। सो ब्लास्टोमियर का अभी यहाँ पे डिवीजन हो रहा था। सो क्लीवेज में यही होता है, क्लीवेज अब यहाँ पे समझते हैं अच्छे से। जो क्लीवेज है ना, क्लीवेज इट इज द प्रोसेस, ये एक टाइप का प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन का, ऑफ जाइगोट। मैंने बता दिया माइटोटिक डिवीजन होता है, समझा भी दिया, ठीक है। और इसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, ब्लास्टोमियर फॉर्म होता है, फिर ठीक है। और इसके बाद जो ग्रोथ होता है ना, ये कुछ भी ग्रोथ होता ही नहीं है यहाँ पे, बिकॉज जाइगोट का ग्रोथ नहीं हो रहा है, जाइगोट का यहाँ पे क्लीवेज हो रहा है, यानी कि जाइगोट ब्रेक हो रहा है अंदर ही अंदर, इंटरनली। तो फिर इस टाइम पे होता क्या है, तो इस टाइम पे भाई देखो, जैसे ही फटाफट XX बना हो चाहे XY बना हो क्रोमोसोम, बट क्रोमोसोम तो बना है ना, सो पूरी बॉडी में इन्हीं क्रोमोसोम के सेम टाइप के सेल बनाने हैं, तभी तो अपनी बॉडी बड़ी होगी, ग्रो होगी। तो फटाफट जल्दी जल्दी
रैपिड रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जो डीएनए यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये जेनेटिक मटेरियल, इसको जितने भी ब्लास्टोमियर बनेंगे, जितने सेल बनेंगे, सारे सेल के अंदर उसको फटाफट रैपिड रेप्लिकेशन करवाना, ये होता है जायगोट के अंदर, ठीक है। और फिर बाद में ये इसी टाइम पे हाई कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है इस टाइम पे, यानी कि इस टाइम पे जो फीमेल की बॉडी होगी वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन गेन करेगी इन्वायरमेंट से, बिकॉज, और इसीलिए फिर इस टाइम पे ज्यादा मतलब ऐसा मतलब फीलिंग से जो होती है, मतलब नॉर्मली जो बॉडी होती है वो अनसैचुरेटेड जल्दी जल्दी हो जाती है, ठीक है, ये एक इंडिकेशन होता है। और इसी टाइम पे नॉर्मली वॉमिटिंग वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें, पेन वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें क्रिएट हो जाती है, ठीक है। सो ये मोस्टली एक सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन की जो अमाउंट होती है बॉडी में ज्यादा रिक्वायर होती है, बिकॉज जायगोट क्या कर रहा होता है उस टाइम पे, अंदर ही अंदर क्या कर रहा होता है, ये पूरा का पूरा बॉडी के अंदर का क्लीवेज यानी कि ब्रेकिंग, ठीक है, अंदर ही अंदर डिवीजन कर रहा होता है, और उस डिवीजन के लिए ऑक्सीजन का हाई कंजम्पशन होता है और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए सोचो किसी की लाइफ क्रिएट हो रही होती है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स भी लाइक वॉमिटिंग वगैरह होते रहते हैं, ठीक है, इस चीजों को आपको समझ के रखना है। अगर इसी टाइम पे आप कोई पिल्स वगैरह ले लो, सो ये जो जायगोट होता है इसके अंदर का जो मतलब डिवीजन है ये बंद हो जाता है, और फिर ब्लड वगैरह मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, फिर वो मतलब आप क्या है कि आपने कर दिया कि भाई जायगोट है जो, उसका ग्रोथ बंद कर दो, इसलिए आपने पिल्स ले लिया, ठीक है, वो अलग कंडीशन है, मांगे उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्लीवेज का प्रोसेस समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है, लाइन टू लाइन समझेंगे। जो क्लीवेज होता है ना प्रोसेस इसका, यहाँ पे क्लीवेज ऑफ होलोब्लास्टिक, जो क्लीवेज होता है ये होलोब्लास्टिक होता है, ठीक है। होलोब्लास्टिक मतलब क्या होता है, होल जायगोट गेट्स डिवाइडेड, ब्लास्टिक मींस डिवाइड करना, होलो मींस पूरा, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा जायगोट ही डिवाइड होता है, ठीक है। और जो ये डिवीजन है या तो ये लॉन्जिट्यूडनल होगा यानी ऐसे, या तो फिर ये मेरिडियनल यानी ऐसे, ठीक है, या फिर इक्वेटोरियल, हॉरिजॉन्टल या रेडियल, या फिर इनडिटरमिनेट, यानी कि पता ही नहीं होगा, कैसे भी हो सकता है। सो जो ये क्लीवेज का फेट होता है यानी भविष्य, फेट मतलब होता है भविष्य, फ्यूचर, ठीक है, जो ये फेट होता है ना ये डिटरमाइंड नहीं होता है, मतलब कैसे भी डिवीजन हो सकता है क्लीवेज का, ठीक है। चलो अब जैसे भी हो हमको क्या करना है, हम क्लीवेज के बारे में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्लीवेज यानी क्या, जायगोट फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्लास्टोमियर में डिवाइड होता है, इसके बारे में हमें जानना है। सो जो डिवाइड होता है फर्स्ट क्लीवेज, ये मेरिडियोनली होता है, यानी कि मेरिडियोनल डिवीजन यहाँ पे होता है सबसे पहला, और ये 30 आवर तक ले लेता है, फर्टिलाइजेशन के 30 घंटों के बाद ये होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये डिवाइड होता है टू फॉर्म 2 ब्लास्टोमियर, अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे 2 ब्लास्टोमियर फॉर्म हुए हैं, और स्लाइटली जो एक यहाँ पे होगा वो छोटा होगा दूसरे से। फिर पढ़ते हैं सेकंड क्लीवेज की तरफ। सेकंड क्लीवेज ये कब होता है, जब 30 आवर हो जाते हैं फर्स्ट क्लीवेज के, यानी कि हर एक 30 आवर्स में हर एक क्लीवेज होता है। पहला क्लीवेज कब हुआ, जब जायगोट डेवलप हुआ, जायगोट के डेवलप होने के 30 आवर बाद फर्स्ट क्लीवेज हुआ, फिर उसके 30 आवर बाद सेकंड क्लीवेज होगा, फिर इसके 30 आवर बाद कौन सा होगा, थर्ड क्लीवेज होगा, ठीक है। ये चीजें आपको समझ के रखनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो 30 आवर बाद यहाँ पे क्या होगा, क्लीवेज होगा, फर्स्ट क्लीवेज के 30 आवर के बाद सेकंड क्लीवेज होगा, ठीक है। और ये कैसा डिवाइड होता है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड होता है, और मोस्टली राइट एंगल्ड, यानी कि अगर सपोज यहाँ पे ध्यान देना, अगर सपोज फर्स्ट क्लीवेज ऐसे हुआ है तो सेकंड क्लीवेज ऐसे होगा, यानी कि एकदम हॉरिजॉन्टल डिवाइड होगा, यानी कि राइट एंगल कुछ क्रिएट करेगा, ठीक है। ये ऐसे होता है सेकंड थर्ड वाला, यहाँ पे जो सेकंड क्लीवेज है, ये सेकंड क्लीवेज में जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ज्यादा तो क्रिएट नहीं हुआ है, 4 सेल वाली बॉडी क्रिएट हुई है, यानी कि 2 सेल पहले बनी जायगोट से, और जायगोट से अभी क्या बनी, ये 4 सेल। ये आपको प्रोसेस पता है ना क्या चल रहा है, ये कुछ और नहीं, ब्लास्टोसिस्ट बनाने का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो सेकंड सेल डिवाइड हुआ 4 सेल में, और 4 सेल डिवाइड होगा 8 सेल में, ठीक है। इस चीज को आपको समझते चलना है। नाउ अब होगा थर्ड क्लीवेज भी हॉरिजॉन्टली और 30 आवर के बाद, और ये ग्रेजुअली क्या होगा, पुश्ड होगा स्लाइटली टुवर्ड्स यूटेरस। और इसी टाइम पे जब तीसरा ये डिवीजन हो रहा होता है, इसी टाइम पे अपना जायगोट यानी कि जो ये 8th सेल जो स्टेज होता है, इसी टाइम से हल्का हल्का एम्पुला से चलना स्टार्ट करता है अपना जो यहाँ पे जायगोट बोलो या फिर फर्टिलाइज्ड एग बोलो, ठीक है। इस चीज को आपको समझ के रखना है। अब इस टाइम पे यहाँ पे नोट हम लोग थोड़ा देखते हैं, नोट क्या क्या है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, ठीक है, ये यहाँ पे हम अभी समझते हैं।
सो एंड ऑफ द 4th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि 30 घंटे तो लग गए, मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो गया भाई, मतलब 4 दिन लग गए, ठीक है, 4 दिन में कितने 24 मल्टीप्लाई कर लो कितने आवर होते हैं, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग 4 दिन के बाद एम्ब्रायो क्या होता है, एम्ब्रायो इज इन फॉर्म 16 to 32 सॉलिड बॉल लुकिंग लाइक मलबेरी, ठीक है, ये बात ध्यान देना अच्छे से। जैसे ही 4 दिन हो जाती है तो उसके अंदर फर्स्ट क्लीवेज, थर्ड क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज जो भी है, सेकंड थर्ड फोर्थ क्लीवेज जो भी क्लीवेज होते हैं, मोस्टली 3 क्लीवेज ही हमेशा होते हैं, ठीक है। उन क्लीवेज के बाद अंदर सॉलिड बॉल क्रिएट होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्यूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉर्यूला, ठीक है। और ये कब होता है, 8th सेल बॉडी के बनने के बाद होता है, ठीक है, यहाँ पे मॉर्यूला क्रिएट होता है, ठीक है। और ये जो मॉर्यूला होता है ना, इसके पास 2 टाइप की लेयर होती है, पहली स्मॉलर क्लियरर सेल टुवर्ड्स आउटर साइड और दूसरे इनर सेल मास ऑफ लार्जर सेल, यानी कि जो यहाँ पे सेल्स क्रिएट होते हैं मॉर्यूला से, मॉर्यूला स्टेज के बाद 2 टाइप के सेल बनते हैं, एक तो स्मॉलर बट आउटर साइड में, यानी कि आप यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये वाले सेल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले सेल की बात कर रहा हूँ। ये सेल कैसे होते हैं, ये इनको हम आउटर सेल बोलते हैं, आउटर साइड सेल, और स्मॉल होते हैं। और अंदर वाला जो ये रेड वाला सेल है ना, रेड वाला, उसको हम इनर सेल मास बोलते हैं। सो ये रेड सेल फॉर्म होता है, ये किससे बना, ये बना अपना मॉर्यूला से, यानी मॉर्यूला ट्रांसफॉर्म हुआ किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में, जिसको हम अर्ली ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, यानी कि अभी हाल में ही बना हुआ ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि जस्ट, यानी कि जो मॉर्यूला होता है ना यार, अभी एमसीक्यू पॉइंट है, मॉर्यूला से ही क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि अपना एम्ब्रायो बनता है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। और इस टाइम पे भी कोई चेंज नहीं होता है जाइगोट में, जाइगोट की साइज वैसे की वैसे ही रहती है, नो चेंज इन द साइज ऑफ जाइगोट टिल द फॉर्मेशन ऑफ मॉर्यूला। मॉर्यूला जब तक बनता है ना, तब तक जाइगोट का साइज में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, जाइगोट का साइज वैसे का वैसे ही रहता है, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। अब बनेगा ब्लास्टोसिस्ट यानी एम्ब्रायो। अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एम्ब्रायो को यूटेरस में ले जाने की, और यूटेरस में पहुंचने के बाद अपना जो ब्लास्टोसिस्ट होगा ये डेवलप करना स्टार्ट करेगा, और इस टाइम पे क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा। यानी मॉर्यूला तक कोई ग्रोथ नहीं हुआ था, बस अंदर ही अंदर डिवीजन हुआ था, रेप्लिकेशन हुआ था, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे हुई थी। चलो, तो जब मॉर्यूला था, अब यहाँ पे धीरे धीरे मॉर्यूला रीच करेगा यूटेरस बाय इस्थमस। इस्थमस एक जगह होती है, मैंने बताया था कहाँ पे होती है, वजाइना के जस्ट ऊपर, यानी कि वजाइना के ऊपर यूटेरस, और यूटेरस के ऊपर जहाँ पे अपना ये डक्ट और ये यहाँ पे जो वजाइना, ये यहाँ पे मिलते, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला शेप होता है इसे हम इस्थमस कहते हैं, ठीक है। सो इस्थमस के थ्रू बाय द एंड ऑफ 4th डे, चौथे दिन के बाद क्या होता है, ये जो भी पूरा अपना जो भी यहाँ पे मॉर्यूला बना, ये मॉर्यूला इस्थमस से होते हुए 4th डे के दिन यूटेरस तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब यूटेरस तक पहुंच चुके हैं हम, ठीक है, अब यहाँ पे ग्रोथ होगा, तो अब आगे पढ़ते हैं। सो अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जिसे हम बोलेंगे ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन मतलब ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट या फिर फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट यानी एम्ब्रायो, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट का मतलब क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट का मतलब होता है एम्ब्रायो, ठीक है। सो यानी कि अभी यहाँ पे क्या होने वाला है यार, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो। यानी कि ब्लास्टुलेशन कौन सा प्रोसेस है, ब्लास्टुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो और ब्लास्टोसिस्ट, ओके, ये बात ध्यान देना, क्योंकि अभी देखो अपना पहला जाइगोट, तो देखो समझना अच्छे से, जाइगोट हुआ इसका फर्स्ट क्लीवेज, फिर सेकंड क्लीवेज, फिर थर्ड क्लीवेज के बाद ये बन गया मॉर्यूला, अंदर बहुत सारे सॉलिड बॉल बने थे, ठीक है, उसके से बना मॉर्यूला, ये मॉर्यूला है। और मॉर्यूला के बाद क्या बना, मॉर्यूला फिर डिवाइड होकर ये बन गया एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के पास क्या थे, 2 सेल थे, एक थे आउटर सेल और एक थे इनर सेल मास, ठीक है, ये चीज बनी। अब ये एम्ब्रायो इस्थमस से होते हुए यूटेरस तक पहुंच गया, ठीक है, और इसी के बनने के प्रोसेस को यानी कि इसी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टुलेशन। समझ गया होगा आपको, ये बहुत सी आसानी से चीजें होती है। नाउ अभी हम आगे देखते हैं, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये इंटर करता है यूटेरस के अंदर, रिमेन्स फ्लोटिंग इन द यूटेराइन कैविटी, यानी कि जो यूटेरस की कैविटी होगी, कैविटी मतलब खाली जगह, एम्प्टी जगह, यानी कि यूटेरस की जो खाली जगह होगी वहां पे अभी भी अपना ये ब्लास्टोसिस्ट
एंटर करने के बाद भी जस्ट फ्लोट कर रहा होगा, अभी भी बेचारे को कोई पूछ नहीं रहा है, ठीक है, ऐसे ही बैठा है बेचारा, इसको पता नहीं कि इसके अंदर स्पर्म है, ठीक है, अभी तो स्पर्म में कुछ है ही नहीं यार, अब तो जायगोट बन गया है, ठीक है, अब तो यहाँ पे स्पर्म में कुछ है ही नहीं, फिर भी ऐसे ही आप समझते चलो, ठीक है। तो जो यूट्रिन कैविटी के अंदर जाता है ऐसे ही बाहर बेचारा फ्लोट करते रहता है, फिर यहाँ पे 2 to 4 डेज के लिए ऐसे ही फ्लोट करते रहता है। 4th डे के दिन आया था, कौन से दिन आया था ये, चौथे 4th डे के दिन यूटेरस में पहुंचा बॉडी, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे थी यूटेरस में, पहले कहा था एम्पुला में 4 दिन, जहां हुआ डिवीजन, चौथे दिन को यूटेरस में आया, यूटेरस में आने के बाद 2 से 4 दिन और लगे, फ्लोट करते करते ऐसे घूमते रहा एंट्री के बाद भी, ठीक है, कब तक 7th डे हो गए, 7 दिन हो गए इसको अभी यूटेरस में फ्लोट करते करते आके। अब यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे इसके अंदर कुछ चीजें क्रिएट होंगी, यानी कि कुछ सेल क्रिएट होंगे, जिन सेल को हम बोलेंगे ट्रोपोब्लास्ट। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, ट्रोपोब्लास्ट। आपको दिखा दूं, जो यहाँ पे हल्की हल्की फ्लैट लेयर है, ये देखो पहले कैसी लेयर थी, यहाँ पे देखो स्क्वायर फॉर्म में, बाद में यहाँ कैसे बन गई, फ्लैट फॉर्म में। इस फ्लैट फॉर्म की लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है, तो यही है ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रोपोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है 4, ये जो 3 दिन फ्लोट कर रहा था, तो ओवम बहुत होशियार बन चुका है, क्योंकि अब इसके पास ओवम स्पर्म आ गया था ना, तो ये भी होशियार बन गया, तो पहले तो ये बुद्धू था, ठीक है। चलो, तो अभी जो यहाँ पे स्पर्म था, या सॉरी जो अपना मतलब जो भी अपना ब्लास्टोसिस्ट था, तो ब्लास्टोसिस्ट जब तक फ्लोट कर रहा था तब तक इसने सोचा कि भाई हम कोई लेयर बना लेते हैं, तो इसने ट्रोपोब्लास्ट नाम की एक लेयर क्रिएट कर ली, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और जो इसके अंदर इसने लेयर क्रिएट की, तो इस लेयर के अंदर क्या था, इनर मास सेल था, यानी रेड में आप देख सकते हो इस लेयर के अंदर इनर मास सेल है, ठीक है, ये चीज याद रखना अच्छे से, इनर मास सेल था। उस इनर मास सेल को हम एम्ब्रायोब्लास्ट भी कहते हैं कभी कभी, और जो कि फ्लैट सेल से कवर्ड है, वही फ्लैट सेल जिसे हम ट्रोपोब्लास्ट कह रहे हैं, क्योंकि इनर मास भी किससे कवर्ड है, यही ब्लू वाली फ्लैट सेल से। फ्लैट सेल का नाम क्या है, ट्रोपोब्लास्ट। इस चीज को आपको समझ के रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो साइज होता है, अब होता है बढ़ना स्टार्ट। पहले था जायगोट का साइज 0.1 मिलीमीटर, अब ये वहां से 0.30 मिलीमीटर का डबल हो जाएगा। और आफ्टर द 7 डे जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ये फुली फॉर्म हो जाता है, जैसे इसके अंदर ट्रोपोब्लास्ट बन जाता है, यानी फ्लोटिंग का अच्छा खासा इसने फायदा उठाया। 7 दिन के बाद ब्लास्टोसिस्ट अच्छे से डेवलप हो गया, यानी प्रॉपर एम्ब्रायो बन गया, ये प्रॉपर तरीके से ये एम्ब्रायो बन जाता है। अब इसका नंबर आएगा इम्प्लांटिंग का, यानी कि ये पूरे यूटेरस में आ चुका है, और यूटेरस में आने के बाद ये अपनी अच्छी खासी जगह बना ले, ठीक है। सो वहां पे आने के बाद ये अपनी अच्छी खासी अपनी एक प्लेस बना लेगा। सो यूटेरस के पास एक जगह होती है जिसका नाम है फंडस। क्या नाम होता है, फंडस। और इस फंडस वाली जगह में ही ये एंडोमेट्रियम के पास होती है सबसे इनर वाली लेयर अंदर तक, यानी एंडोमेट्रियल सबसे डीप लेयर होती है, सबसे इंटरनल लेयर होती है यूटेरस की, उस लेयर के पास होता है फंडस। और इसी जगह पे सारे के सारे जो अपने ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, ये जाके इम्प्लांट हो जाते हैं, क्योंकि अभी डेवलप हो चुका है, फुली डेवलप हो चुका है ब्लास्टोसिस्ट। जब से ट्रोपोब्लास्ट बना तब से अपना ब्लास्टोसिस्ट अच्छा खासा डेवलप हो गया, और डेवलप होके ये रेडी हो गया इम्प्लांट होने के लिए, ठीक है। और जैसे ही इम्प्लांट होगा तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ब्लास्टुलेशन प्रोसेस। ब्लास्टुलेशन का मतलब क्या था, कि जो अपना एम्ब्रायो था भाई, वो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो, पहली बात जायगोट से डेवलपमेंट होके एम्ब्रायो बने, और एम्ब्रायो का आगे ग्रोथ हो, मैच्योर हो जाए, और ये इम्प्लांट हो जाए, यही होता है यहाँ पे ब्लास्टुलेशन। और जैसे ही इम्प्लांट हो जाएगा, इम्प्लांट होने के बाद उसके बाद तुरंत स्टार्ट होगा नया प्रोसेस जिसका नाम है गैस्ट्रुलेशन का। किसका नाम है, उसका क्या नाम है, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, पूरा का पूरा 9 मंथ तक भाई ग्रोथ होता है, सारे अलग अलग टाइप के ब्लड, अलग अलग टाइप के हार्मोन्स, अंदर जो भी लिक्विड मटेरियल, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, सारी चीजें मदर सेल से गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे इन चीजों को मिलती है। यानी कि कैसे अपना ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रायो एक बेबी में कन्वर्ट होता है, ये होता है गैस्ट्रुलेशन के थ्रू। बिकॉज अब तो अपना जो ब्लास्टोसिस्ट था अच्छी जगह पे प्रॉपर जगह पा चुका है, प्लेस पा चुका है, सो वहां पे बैठ के आराम से डेवलपमेंट अपना करवाते रहता है, ठीक है, यही चीज। बट यहाँ पे एक काम जोना पेलोसिडा मरते दम तक एक काम और करता है जोना पेलोसिडा। यहाँ पे बेचारा काम ये करता है जोना पेलोसिडा, आउटर लेयर जो थी, जो अपना यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट था,
उसकी इस आउटर लेयर को हम जोना पेलोसिडा कहते हैं। सबसे आउटर लेयर यहाँ पे देखो ब्लैक लाइन में खींचा हुआ है, ये जो ब्लैक ब्लैक यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जोना पेलोसिडा है, ठीक है। सो यहाँ पे आके जोना पेलोसिडा करता क्या है, ये एक चीज को अवॉइड करता है, रिस्ट्रिक्ट करवाता है बाय एबनॉर्मल साइट इम्प्लांटेशन। मतलब इतना सेंसिटिव होता है ये अपना ओवम कि जोना पेलोसिडा को साथ में लेके आया था। भाई अगर मैं कहीं गलत जगह पे इम्प्लांट हो जाऊं यूटेरस के अंदर, कहीं गुम जाऊं, तो मुझे सही जगह पे एकदम बिठा देना, ठीक है। सो ये जोना पेलोसिडा क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। क्या करता है ये, रिस्ट्रिक्ट यानी रोकता है कि कहीं एबनॉर्मल जगह में, एबनॉर्मल साइट में फंडस के अलावा कहीं और इसका इम्प्लांटेशन ना हो जाए। सो ये काम होता है एट द एंड जोना पेलोसिडा का, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में कभी ना कभी पूछ सकता है। और अब यहाँ पे खत्म होता है ब्लास्टुलेशन प्रोसेस। अब क्या होगा यहाँ पे, अब होगा गैस्ट्रुलेशन, जिसमें होगा डेवलपमेंट ऑफ बेबी, यानी एम्ब्रायो बन चुका है, एम्ब्रायो इम्प्लांट हो चुका है यूट्रस के अंदर, पक्की जगह पा चुका है, पक्की पोजीशन पा चुका है, ठीक है, अच्छे से। अब इसका होगा बड़ा ग्रोथ होगा, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा और हम इम्प्लांटेशन कैसे हुआ, ठीक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं जल्दी, ठीक है। सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट यानी एम्ब्रायो, ये इम्बेडेड मतलब अंदर तक घुस जाना, ठीक है, एकदम एंडोमेट्रियल वॉल जो होती है यूट्रस की सबसे डीप वाली, अंदर वाली इंटरनल वॉल होती है एंडोमेट्रियम की, उसके अंदर तक एकदम चले जाना यूट्रस के, ठीक है। ये चीज होता है इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन मेनली ऑकर होता है फंडस में, मैंने बता दिया, ठीक है। और जो जाइगोट होता है वो अंदर तक बरीड होता है, यानी कि अंदर तक घुस जाता है, बरीड मतलब एकदम धंस जाना, ठीक है, एकदम जोर से अंदर तक धंस जाना, ऐसा होता है बरीड, ठीक है। फॉर्मेशन जैसे ही हुआ ब्लास्टोसिस्ट का, ब्लास्टोसिस्ट इस्थमस से कहां पे आया, यूट्रस के पास, यूट्रस के पास आने के बाद क्या हुआ, इसका इम्प्लांटेशन होने के टाइम पे ये बरीड हो गया किसके अंदर, ये हो गया बरीड एंडोमेट्रियम के अंदर एकदम डीप में, ठीक है, इस चीज को समझ के रखना। और अंदर बरीड होने के बाद जो इसके बाहर की वो फ्लैट वाली यहाँ पे लेयर थी, ये जो फ्लैट वाली लेयर है, ये फ्लैट लेयर बनाएगी दो चीजों को, ठीक है, दो चीजें बनाएगी। वो दो चीजों का नाम क्या है, उनका लेयर का नाम है, यहाँ पे अच्छे से पढ़ना, अच्छे से, सिंसिटियोट्रोपोब्लास्ट, सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट पढ़ना है, पढ़ लो। इसको बोलते हैं साइटोट्रोपोब्लास्ट। दो टाइप की लेयर बनाता है भाई, सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट, दूसरा है साइटोट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। ये बात ध्यान देना, यहाँ पे दोनों का नाम याद रखो, ठीक है। यहाँ पे समझाता हूँ अच्छे से। ये जो बाहर की फ्लैट ट्रोपोब्लास्टिक लेयर है, जो बाहर की फ्लैट ट्रोपोब्लास्टिक लेयर है, इम्प्लांट होने के बाद दो चीजें बनाती है, नाम याद कर लो अच्छे से। पहले का नाम है सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट, साइटोट्रोपोब्लास्ट। क्या नाम है, सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट, साइटोट्रोपोब्लास्ट, दोनों का नाम याद कर लो। जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है ये इनर लेयर है, जो कि बाउंड्री बनाता है किसी भी चीज का, जाइगोट की बाउंड्री बनाता है, ठीक है, ऊपर की ऐसी लेयर बनाता है, और अंदर क्या होगा, बेबी का फॉर्मेशन, बेबी का अच्छा खासा फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। और जो ये आउटर यहाँ पे जो लेयर है, ये यहाँ पे आउटर लेयर है, ये सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट, ये आउटर लेयर ये है, और ये इनर लेयर साइटोट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। सो यहाँ पे लेयर ऑफ ये प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, वो पहला लाइफ जो जिससे लाइफ क्रिएट हुई है, ठीक है, उसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी कि वो एनर्जेटिक और मतलब जो ऑर्गेनिज्म, वो एनर्जेटिक सेल जिसके अंदर एक थोड़ा सा क्या होता है, पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, जिसे हम लाइफ कह सकते हैं, जिसे चाइल्ड भी या फोइटस कह सकते हैं, ठीक है, वो होता है प्रोटोप्लाज्म। ये किससे बनता है, सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट से बनता है, और ये विद मेनी न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस से कंबाइन होके बनता है। और इसी टाइम पे एंडोमेट्रियल जो वॉल होती है वो रप्चर करने में भी ये सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट हेल्प करता है, जिससे कि और ज्यादा अच्छे से बरीड हो सके। अब सोचो यहाँ पे बरीड यानी अंदर तक धंस जाने की जरूरत क्यों है, यूट्रस के एकदम डीप वॉल में क्यों ये अपना ये ब्लास्टोसिस्ट अंदर गया। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भाई कभी भी अगर कोई ज्यादा सा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कुछ और अप्लाई हुआ अगर, तो ये जो अपना यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट है, एम्ब्रायो है, ये फट से बाहर ना निकल जाए वजाइना के थ्रू। सो इसके लिए ये डीप डाउन एकदम अंदर तक क्या होता है, इंडोमेट्रियल वॉल के अंदर तक बरीड हो जाता है, इसका बरियल होता है, ठीक है, अंदर धंस जाना यानी बरीड हो जाना, ठीक है, ये होता है। और इंडोमेट्रियल वॉल को ये ब्रेक करके बाहर कर देता है और ये उसके अंदर घुस जाता है,
ठीक है, और फिर यहाँ पे इसका डेवलपमेंट होता है एंडोमेट्रियल वॉल के अंदर। ठीक है, तो ये ट्रोपोब्लास्ट की दो लेयर थी, जो कि ब्लास्टोसिस्ट की एक्सटर्नल लेयर होती है ट्रोपोब्लास्ट, और उसके बाद जब अंदर बरियल होता है, जब अंदर इम्प्लांटेशन होता है, सो दो लेयर बनती है। पहला नाम है सिनसाइटियोट्रोपोब्लास्ट, दूसरे का नाम है साइटोट्रोपोब्लास्ट, और फिर इनका अच्छा खासा डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट के ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, सो अभी हम सीखेंगे गैस्ट्रुलेशन, और फिर उसके बाद जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो हम सीखेंगे पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मींस प्रेगनेंसी। ठीक है, यानी कि जो बेबी बाहर आउटसाइड आएगा। ठीक है, वो पढ़ेंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।